नमस्कार, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, और विकारी शब्द में अंतिम विकारी शब्द हमारा चल रहा है जिसका नाम है क्रिया। और पूर्व की कक्षा में हम क्रिया तथा इसके प्रकारों की चर्चा आरंभ कर चुके थे। क्रिया के जो हमने प्रकार पढ़ना आरंभ किया था तो हम बता चुके हैं आपको कि क्रिया के जो प्रकार हैं उनके विभिन्न क्या थे, आधार थे। विभिन्न क्या थे, आधार थे। और इन आधारों में भी हमने सबसे पहले बात की किस पर, कर्म के आधार पर। किस पर बात की, कर्म के आधार पर। और यह हमने जान लिया कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार थे, दो। कितने प्रकार थे, दो। और दो में कौन कौन से थे, एक था अकर्मक और दूसरा है आपका सकर्मक। दूसरा कौन सा है, सकर्मक। यहाँ तक की पूर्ण बातें हम कर चुके हैं। आज की जो कक्षा हम आरंभ करने वाले हैं, पूर्व कक्षा में मैंने आपको बताया कि सकर्मक क्रिया जो होती है इसके भी वापस से कितने भाग होंगे, दो भाग होंगे। कितने भाग होंगे, दो भाग होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो सकर्मक क्रिया होती है उसके दो भाग कौन कौन से हैं, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। तो आज के बिंदु को हम आरंभ करते हैं सकर्मक क्रिया के भेदों से। तो देखो, आज जो हमारा बिंदु शुरू कर रहे हैं वह है सकर्मक क्रिया के भेद। और सकर्मक क्रिया के भेद यदि आपसे पूछ लिया जाए तो सदैव जवाब क्या आएगा, दो होंगे। कौन कौन से होंगे दो भेद। सबसे पहला जो आता है वह आता है एक कर्मक क्रिया। सबसे पहला जो प्रकार आएगा वह आएगा एक कर्मक क्रिया। और दूसरा जो भेद है वह होगा दोस्तों द्विकर्मक क्रिया। पुनः सुन लीजिए, सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। कितने भेद हैं, दो भेद हैं, जिनमें एक नाम है एक कर्मक क्रिया और दूसरा नाम है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, देखो नाम से ही पता चल रहा है एक कर्मक क्या होगी, एक। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द्वि। इसका मतलब हो न हो, कर्मक कर्मक दोनों में समान है। नई चीज़ क्या जुड़ी हुई है, एक और दो। और ये संख्यावाची विशेषण है। हमने पूर्व कक्षा में जाना भी था कि ये संख्या लिखी हुई है। तो एक कर्मक का मतलब कर्म कितना है, एक। द्विकर्मक का मतलब कर्म कितने होंगे, दो। बहुत जगह आपको हो सकता है द्विकर्मक की जगह बहुकर्मक भी लिखा हुआ मिल जाए। पहले यह जान लीजिए कि द्विकर्मक और बहुकर्मक का अंतर क्या होगा मेरे दोस्तों। तो सुनो इस बात को, चाहे एक कर्मक हो चाहे द्विकर्मक हो, होगी तो क्या, सकर्मक। कहने का मतलब यह है कि हम कल जान चुके थे क्या से हम क्या करते हैं, प्रश्न बनाते हैं। क्या लिखकर क्या करते हैं, प्रश्न बनाते हैं। और क्या से जो प्रश्न बना लेंगे, उस प्रश्न को बना लेने के बाद हमारे पास यदि जवाब होता है, यदि जवाब होता है तो सदैव क्या होगी, वह सकर्मक होगी। और यदि क्या से प्रश्न बनाया और जवाब नहीं होता दोस्तों, तो उस स्थिति में आप उसको क्या कहते हो, अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, यहीं से हमारा प्रश्न निकल कर आ रहा है कि जो एक कर्मक हो या द्विकर्मक हो, सबसे पहली शर्त है कि वाक्य में क्या का जवाब होगा। वाक्य में क्या का जवाब होगा। और जो जवाब होगा तो जाहिर सी बात है वह सकर्मक तो होगी ही होगी। अर्थात एक कर्मक या द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में निश्चित रूप से हमें कर्म मिलेगा। और निश्चित रूप से हमें कर्म मिलेगा तो जो त्रिपद सूत्र हमने लिखा था कल, क्या, कर्ता, उसके बाद में क्या है, कर्म, और उसके बाद में क्या होगा, क्रिया। ये तीनों हमें प्राप्त होंगे ही होंगे। ये तीनों हमें प्राप्त होंगे ही होंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी दोस्तों। अब देखो आगे,
सबसे पहले हम चर्चा आरंभ करेंगे एक कर्मक क्रिया क्या होगी। तो देखो, एक कर्मक क्रिया का मतलब यह हुआ कि वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म होगा। वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म होगा, अर्थात कहने का आशय यह है कि वाक्य में जो क्रिया दी हुई होगी उसके साथ कर्म कितने होंगे, एक ही कर्म होगा। नाम से पता चल रहा है कर्म कितने हैं, एक है। एक कर्म का मतलब कर्म कितने होंगे दोस्तों, एक होगा। तो यह बात हमें ध्यान रखने की है कि जो एक कर्म की क्रिया होगी वहाँ पर हमारे पास कर्म कितने आएंगे, एक ही कर्म आएगा। उदाहरण की चर्चा करते हैं। बिल्कुल, उदाहरण से इस बात को हम जाने तो जैसे उदाहरण लेते हैं इसका, बहुत ही अच्छा उदाहरण। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। दोस्तों क्या लिखा हमने, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब प्रश्न आता है, सबसे पहले ये जानिए कि ये एक कर्मक और द्विकर्मक तो बाद में होगी, पहले यह तो देखिए कि क्या ये सहकर्मक है, और सहकर्मक है या नहीं इसकी पहचान करने के लिए हम जान चुके हैं कि क्या किया जाएगा, क्या लिखकर प्रश्न बनाया जाएगा। क्या करेंगे दोस्तों, क्या लिखकर प्रश्न बनाते हैं, और यदि जवाब होता है तो हम कह देंगे कि क्या है, सहकर्मक है, और यदि जवाब नहीं होता तो सहकर्मक नहीं है। तो देखो, पढ़ना तो क्या है दोस्तों, क्रिया। पढ़ना तो क्या है यहाँ पर, क्रिया। काम करने वाला मोहन क्या हुआ, कर्ता। मोहन क्या हुआ, कर्ता। मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। जवाब मिल रहा है। क्या लिखकर हम प्रश्न बना रहे हैं, और क्या लिखकर जैसे ही हम प्रश्न बनाएंगे तो हमें जवाब भी प्राप्त हो रहा है। कि हमारा जो कर्म है वह क्या है, पुस्तक है। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों कि इस वाक्य में देखो, कर्ता मोहन हुआ, पढ़ना उसकी क्रिया हो गई, तो जो पुस्तक है कितने कर्म आए, एक ही कर्म आया। अर्थात मूल रूप में तो यह वाक्य कौन सी क्रिया का हुआ, सहकर्मक क्रिया का। कौन सी क्रिया का हुआ, सहकर्मक क्रिया का हुआ। और सहकर्मक क्रिया में भी ये कौन सी क्रिया हो गई, तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि सर यह एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। दोस्तों यह क्या हो जाएगी, एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। एक बार यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? पुनः सुन लीजिए पूर्ण वार्ता कि हम आज जो सहकर्मक क्रिया के दो भेद करने वाले हैं, उन दोनों भेदों के नाम आपके सामने उल्लिखित हैं। एक तो है एक कर्मक क्रिया और एक है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक का दूसरा नाम आपको क्या मिल सकता है, बहुकर्मक। अंतर यह है, जैसे हम हिंदी में वचन केवल दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। अगर संख्या में एक है तो एक होगा, और एक से अधिक दो होंगे तो आप द्विकर्मक कह रहे हो। आप चाहो तो हिंदी में जैसे बहुवचन माना जाता है तो द्विवचन न कहकर आप उसे बहुवचन कह सकते हो, अर्थात द्विकर्मक न कहकर आप उसे बहुकर्मक कह सकते हो। तो जब भी आपको सहकर्मक क्रिया के भेद पूछे जाएंगे तो पहली बात तो सदैव हमें क्या होगा, वाक्य दिया होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है यह है। अगर केवल क्रिया के प्रकार पूछता है तो दोस्तों क्रिया के प्रकार पूछते समय हमें शब्द दे सकता है। यह परीक्षा लेने वाले या पेपर बनाने वाले की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि उसने वाक्य से प्रश्न पूछना है या शब्द से प्रश्न पूछना है। लेकिन यदि सहकर्मक क्रिया के भेद यदि पूछना चाहेगा तो मजबूरी है उनकी कि उन्हें क्या लिखना होगा, सदैव वाक्य लिखना होगा। क्या लिखना होगा दोस्तों, सदैव वाक्य लिखना होगा। ये बहुत ही अनिवार्य शर्त है जो हमें सहकर्मक क्रिया के भेदों के लिए ध्यान रखने की होगी।
कि यदि सकर्मक क्रिया के भेद पूछे जाएंगे तो हमें वाक्य देकर ही प्रश्न पूछ सकता है, अकेला शब्द देकर प्रश्न नहीं पूछ सकता। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी, इसको एक बार देख लीजिए गौर से, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। यह केवल हमने सकर्मक क्रिया के भेद जो दो हैं उनमें पहले की बात की है, कौन से, एक कर्मक। अब बात करते हैं दोस्तों हम सकर्मक क्रिया के दूसरे भेद की, और जो सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद है वह बहुत ही अच्छा, क्या, द्विकर्मक। आप चाहें तो इसे दूसरा नाम दे सकते हो, क्या, बहुकर्मक क्रिया, द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया। अब बहुकर्मक क्रिया हम पढ़ना आरंभ करें उससे पहले यह ध्यान में रहना चाहिए कि यह प्रकार किसका है, सकर्मक क्रिया का। किसका प्रकार है दोस्तों, सकर्मक क्रिया का भेद है। यह सकर्मक क्रिया का भेद है, और सकर्मक क्रिया का ये कौन सा भेद है, तो आप कह सकते हो कि यह श्रीमान जी दूसरा भेद है, नाम द्विकर्मक या बहुकर्मक। एक कर्मक में तो कर्म कितना थे, एक। द्विकर्मक या बहुकर्मक में कर्म कितने होंगे, एक से अधिक, या मैं कहूँ दो कर्म होंगे। कैसे होंगे जानो जरा। जैसे मैं कहूँ अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। फिर मैं अगला उदाहरण लिख रहा हूं, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। फिर मैं लिख रहा हूं इन दोनों को जोड़ते हुए एक अलग ही लाइन, क्या, अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। इन तीनों उदाहरणों को पढ़ना है बहुत अच्छे से, समझ में आएंगी बहुत सारी बातें इसमें। ये केवल सामान्य से 3 उदाहरण ही नहीं लिखे, इन 3 उदाहरणों में मैंने 3 बड़े टॉपिकों का संकेत दे दिया आपको। वो कैसे दिया, मैंने आपको कल भी कहा था, पूर्व की कक्षा में भी हम बहुत बार बातें कर चुके हैं कि हिंदी की व्याकरण के सारे बिंदुओं के मध्य अंतर संबंध पाया जाता है। हम इन्हें जोड़ते हुए पढ़ेंगे, और जोड़ते हुए पढ़ते हैं दोस्तों तो ध्यान देना यहाँ पर। सबसे पहले एक उदाहरण की हम बात करें तो देखो उदाहरण में क्या लिखा हुआ है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। पढ़ाना तो क्या है दोस्तों यहाँ पर, क्रिया। पढ़ाना तो क्या है यहाँ पर, क्रिया। और जैसा कि हम पूर्व की कक्षा में जान चुके हैं, इधर ध्यान दीजिए जरा, क्या लिखा हुआ है, कर्ता कारक होता है, और कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, ने। अर्थात एक तरफ तो हम क्या लिख रहे हैं, कारक, और एक तरफ क्या लिख रहे हैं, उसकी विभक्ति। एक तरफ क्या लिख रहे हैं, उसकी विभक्ति। तो जो कर्ता कारक होता है उसकी विभक्ति क्या है, ने। उसके बाद दूसरा जो कारक है उसकी विभक्ति क्या है, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों चीज़ें जानना अति आवश्यक है। यह वाली बात हम बाद में सीखेंगे। एक बार जुड़ती हुई बात आ गई तो पहले हम इसी का विस्तार ले लेते हैं, इसी का वर्णन प्राप्त कर लेते हैं कि इन दोनों की जानकारी हमें होना क्यों आवश्यक है, कर्ता कारक की विभक्ति ने और कर्म कारक की विभक्ति को। तो दोस्तों जानते हैं इनमें ऐसा क्या छुपा है वो समझिए। वाक्य में मैंने कल आपको बताया था, पूर्व की कक्षा में हमने जाना कि वाक्य में जहां कहीं भी कारक की विभक्ति लिखी होगी उसके ठीक पहला शब्द संबंधित विभक्ति का कारक होता है। यह बात हम जान चुके हैं पूर्व में भी और पुनः बता रहा हूं। जैसे यहाँ वाक्य में हमें क्या लिख रहा हुआ मिल रहा है, ने। और दोस्तों ने कौन से कारक की विभक्ति है, कर्ता कारक की। इसका मतलब ने जहां भी लिखा होगा उसके ठीक पहला शब्द क्या होगा, कर्ता होगा। वाक्य में ने जहां भी लिखा हुआ है उससे ठीक पहला पद कौन है, अध्यापक। तो अध्यापक क्या होगा, कर्ता कारक हो जाएगा। अध्यापक क्या हो जाएगा दोस्तों,
कर्ता कारक हो जाएगा। यहाँ पर यह बात आपको जान लेना बेहद आवश्यक है। पुनः सुन लीजिए, वाक्य में जहाँ भी कारक की विभक्ति, विभक्ति को आप कारक चिन्ह भी कह सकते हो, कारक चिन्ह भी कह सकते हो, विभक्ति को आप परसर्ग भी कह सकते हो। तो कारक चिन्ह विभक्ति या कारक का जहाँ भी परसर्ग लिखा होगा वाक्य में, उससे ठीक पहला पद उसी विभक्ति का कारक होता है। यह एक सामान्य सा नियम हमें ध्यान में रखना है। ने लिखा हुआ है तो ने से पहले वाक्य में सदैव क्या है? कर्ता। ने से पहले वाक्य में क्या आ रहा है? कर्ता। तो यहाँ यह कर्ता कारक हो गया। इसका मतलब वाक्य में पढ़ना क्रिया थी और कर्ता कारक हो गया। अब देखो यहाँ पर दूसरा जो पद लिखा हुआ मिल रहा है, को। छात्रों को कौन से कारक की विभक्ति है दोस्तों? कर्म कारक की। तो बिना दिमाग लगाए आप कह सकते हो कि को जहाँ भी लिखा है उससे ठीक पहला पद, को जहाँ भी लिखा है उससे ठीक पहला पद क्या होगा? कर्म होगा। क्या होगा? कर्म होगा। इसका मतलब इस वाक्य में कर्म कितने आए? एक। तो आप यह कह सकते हो कि एक कर्म है, अर्थात यह एक कर्मक क्रिया होगी। यह क्या होगी दोस्तों? एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई संदेह नहीं है। अगले उदाहरण पे चलिए। अध्यापक वही कर्ता, पढ़ाना क्रिया। क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया। क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया। यह हमें क्या शब्द से प्रश्न बनाने पर जवाब मिला? यह हमें क्या शब्द से प्रश्न बनाने पर जवाब मिला? क्या का जवाब क्या मिला? पाठ। तो यह क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। और जैसे ही आप इसे कर्म का नाम देंगे, तो यहाँ भी एक ही कर्म हमें मिला, क्योंकि इधर तो कौन है? कर्ता। यह तो कौन हुआ दोस्तों? कर्ता। पढ़ाना क्या है? उसकी क्रिया। तो कर्म कितना रहा? एक। और जब वाक्य में आपको एक ही कर्म मिलता है, तो क्रिया यहाँ भी क्या हो जाएगी दोस्तों? एक कर्मक हो जाएगी। यहाँ भी क्या हो जाएगी? एक कर्मक हो जाएगी। आप यह कह सकते हो कि इस वाक्य में भी क्रिया कौन सी है? सकर्मक की एक कर्मक है। अब महत्वपूर्ण उदाहरण पर चल रहे हैं जो हमारे लिए बेहद आवश्यक है। कौन सा? अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। इसको हम नई स्लाइड पर लेते हैं, एक बार आप इसको गौर से देख लीजिए। देखो, अब अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया और अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, दोनों को जोड़ते हुए हम एक उदाहरण बना रहे हैं। क्या? कि अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। यह उदाहरण हमने लिया। हम इस उदाहरण का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि यहाँ एक कर्मक होगी या द्विकर्मक होगी, एकर्मक है या सकर्मक है। सबसे पहली बात तो क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया। ये लो जी, इसका मतलब क्या से जवाब मिल रहा है? तो क्रिया तो सकर्मक है दोस्तों। अब सकर्मक में भी अब मैं पूछूं कि यहाँ एक कर्मक है या द्विकर्मक है, यह जानने की बात है। तो देखो, अध्यापक ने, यहाँ से इसको हम पूरा विश्लेषणात्मक रूप से जानने का प्रयास करते हैं। अध्यापक ने क्या है? कारक की विभक्ति। ने क्या है? कारक की दोस्तों विभक्ति है। और कारक विभक्ति होने की वजह से यहाँ पर अध्यापक कौन सा शब्द हो गया? कर्ता हो गया। यह क्या हो गया? कर्ता। और पढ़ाना क्या है दोस्तों? उसकी क्रिया है। पढ़ाना क्या है? उसकी क्रिया है। यहाँ तक तो हमें कोई संदेह नहीं। अब महत्वपूर्ण बात आ रही है छात्रों को, और एक है पाठ। दोनों चीजें समझना। मैंने आपसे अभी पूर्व की इस कक्षा में अभी देखा, अभी हमारे 2-5 मिनट पहले की वृत्तांत में आया था कि जहां भी कारक की विभक्ति को लिखी होगी उससे ठीक पहला पद क्या होगा? संबंधित विभक्ति का कारक होगा। कहने का आशय यह हुआ
कि वाक्य में यदि को लिखा हुआ मिल रहा है तो उससे ठीक पहले लिखा पद कर्म होगा। उससे लिखा ठीक पहले पद क्या होगा? कर्म। अभी यहाँ पर हमें को लिखा हुआ मिल रहा है तो को से पहले क्या लिखा हुआ मिल गया दोस्तों? छात्रों मिल गया। क्या मिल गया? छात्रों। तो छात्रों के लिए हम कहेंगे कि यहाँ पर यह क्या है? कर्म है। यहाँ पर यह क्या है? कर्म है। दो बातें पता चल चुकी। पहली बात पता चली कि विभक्ति जहाँ लिखी होगी उससे ठीक पहला पद संबंधित विभक्ति का कारक होगा। दूसरी बात यह पता चली कि हमारे वाक्य में विभक्ति को लिखी हुई थी और को विभक्ति जो है वह कर्म कारक की है। को विभक्ति कर्म कारक की है, अर्थात को से लिखा पहला पद सदैव क्या होगा? कर्म होगा। और आपने इसको क्या कह दिया? कर्म कह दिया। अब एक नई चीज हमें और जाननी है। यह भी पहली वाली स्लाइड में हमने जाना था क्या कि क्या से हम क्या करते हैं दोस्तों? प्रश्न बनाते हैं। क्या से हम क्या करते हैं? प्रश्न बनाते हैं। और क्या से जैसे ही प्रश्न बनाएंगे तो जो जवाब होगा वो सहकर्मक होगा। सहकर्मक का मतलब क्या से प्रश्न बनाने के बाद क्या का जो भी जवाब आता है वह कर्म होगा। और यहाँ पर हमारे क्या का जवाब देखो, अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाया? अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाया? तो आपका जवाब आ रहा है पाठ। अभी अभी हमने जाना कि क्या शब्द से प्रश्न बनाने के बाद जो भी जवाब आता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कर्म कितने हो गए हमारे सामने? कर्म हो गया 1, कर्म हो गए 2। कर्म कितने हो गए? 2। और जब 2 कर्म यदि हमें मिल जाते हैं तो उसे हम द्विकर्मक कह सकते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं? द्विकर्मक कह सकते हैं। हम चाहें तो उसे बहुकर्मक कह सकते हैं। यह तो एक हो गई बेसिक सेंस और बेसिक तथ्य वाली बातें। यह तो क्या हो गई? बेसिक सेंस और बेसिक तथ्य की बातें। अब हम बात करें इसी से जुड़ती हुई तथ्यात्मक से अलग जो फैक्ट्स पर जा रही हैं वो समझो, जो हमें अतिरिक्त ध्यान रखना है, जो हमें सीखने और समझने में बेहद आवश्यक और मदद करती हैं वो समझिए। क्या क्या बताऊंगा, ऐसी चीज़ें पता चलेंगी ना। अब तक तो ये सारी चीज़ें किताबों में लिखी पड़ी हैं, हमने उनको सूचीबद्ध और संकेतबद्ध तरीके से मैंने आपके सामने रख दिया। लेकिन अब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक दूसरे में ये बिंदु उलझे हुए हैं और कैसे अंतर संबंध है वो जानो। इतनी बड़ी रामायण आपको याद ना हो तो विचलित नहीं होना। अपनी बुद्धि को व्यस्त करने की आवश्यकता कदापि नहीं है। यह तथ्य यदि हमें याद नहीं रहता तो हम दूसरे तरीके से भी इसका जवाब निकाल सकते हैं। देखो कैसे बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, कर्ता के साथ क्या लिखा हुआ हो? ने लिखा हुआ हो। क्या लिखा हुआ हो दोस्तों? ने लिखा हुआ हो। हमारे वाक्य में देखो कर्ता के साथ में क्या लिखा हुआ है? ने। क्या लिखा हुआ है? ने। तो 2-3 बातें आपके जहन में सदैव आ जानी चाहिए। क्या क्या? कर्ता के साथ यदि ने लिखा हुआ है तो पहली विशेष बात जो सदैव ध्यान रखनी है कि ऐसे वाक्यों में अगर आपसे काल पूछ लिया जाए तो काल सदैव क्या होगा? भूतकाल होगा। जब हम काल पढ़ेंगे तो इस बात की चर्चा फिर से करेंगे। बहुत अच्छी बात पता चली कि जब वाक्य में कर्ता के साथ ने लिखा हुआ है तो वाक्य में काल यदि पूछा जाए तो काल सदैव कौन सा होगा? भूतकाल होगा। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। कब? पहले पढ़ाया। मैंने पुस्तक खरीदी। कब खरीदी? पहले खरीदी। मैंने भोजन खाया। कब खाया? पहले खाया। आप कर्ता के साथ ने लिख करके वर्तमान काल या भविष्य काल का वाक्य नहीं बना सकते। अर्थात मेरे कहने का आशय यह हुआ कि वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। एक बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको सदैव याद रखनी है, ऐसे वाक्यों में क्रिया सदैव क्या होगी?
तो दोस्तों याद रखना, क्रिया सदैव क्या होगी, सहकर्मक होगी। ये सर इतना क्यों बताया, फिर इतनी रामायण की ज़रूरत कहाँ थी, ये लाइन ही बता देते। बिल्कुल दोस्तों, यह लाइन अब आपके आसानी से समझ में आएगी कि यदि कर्ता के साथ ने लिखा हुआ है तो काल वाक्य का सदैव भूतकाल होगा और क्रिया सदैव क्या होगी, सहकर्मक होगी। अर्थात अकर्मक क्रिया के वाक्यों में कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग कदापि नहीं होगा। क्लियर, दोनों बातें समझ में आ गई। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इसी से संबंधित एक और जान लीजिए, क्या यदि वाच्य पूछा जाए तो वाच्य ऐसी जगह कौन सा होगा, तो सदैव वाच्य होगा कृत्रिवाच्य। कौन सा होगा, कृत्रिवाच्य होगा। 3 तथ्य 3 करोड़ रुपए के मैंने आपको बता दिए। 3 तथ्य जो आपके 3 बिंदुओं को कवर करते हैं। सबसे पहली बात, काल कौन सा, भूतकाल। क्रिया कौन सी, सहकर्मक। वाच्य कौन सा, कृत्रिवाच्य। वाच्य कौन सा, कृत्रिवाच्य। जब काल आएगा तब काल की चर्चा करेंगे, जब वाच्य आएगा तो वाच्य की चर्चा करेंगे। और कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है, कब कब होता है, कब कब नहीं होता, यह हम कारकों में पढ़ेंगे। मैंने केवल बिंदु के संकेत दे दिए हैं कि ने लिखा हुआ हो तो 3 प्रकार के सकारात्मक जवाब आपके मस्तिष्क में आ जाने चाहिए। अरे अगर कर्ता के साथ आपने ने पढ़ लिया तो आगे की लाइन मत पढ़िए। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैंने इस आगे की पूरी पंक्ति को मिटा दिया जी। मैंने आगे की पूरी पंक्ति को मिटा दिया कि क्या लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं। अध्यापक ने, इसके आगे कोई भी वाक्य जोड़ दीजिए। अध्यापक ने पुस्तक खरीदी, सहकर्मक भूतकाल कर्तृवाच्य। अध्यापक ने भोजन किया, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को सिखाया, अध्यापक ने दान दक्षिणा दी, अध्यापक ने झंडा फहराया, अध्यापक ने मैच खिलाया। कुछ भी लिख दीजिए दोस्तों, कुछ भी लिख दीजिए। कर्ता के साथ यदि ने लिखा हुआ है तो आगे कैसा भी वाक्य जोड़ो, सदैव क्रिया सहकर्मक, काल भूतकाल और वाच्य कृत्रिवाच्य होगा। अर्थात मेरा कहने का आशय यह है कि जब आप कर्ता के साथ ने पढ़ लेते हो तो इतने आंसर आपके जहन में तुरंत आ जाने चाहिए। चलते हैं अब अपने बिंदु पर। तो अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, यहाँ तक की बात तो हमारे समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसी से संबंधित और। जब हम द्विकर्मक क्रिया की बात करेंगे, इसका मतलब हमारे वाक्य में कर्म कितने होंगे, 2 होंगे। कर्म कितने होंगे, 2 होंगे। एक यह रहा, एक यह रहा। तो जो द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं, इनमें इन दोनों कर्मों का अलग अलग नाम होगा। दोनों कर्मों का दोस्तों अलग अलग नाम होगा। दोनों कर्मों का अलग अलग नाम होगा। और वह अलग अलग नाम क्या होता है, एक होता है इसमें मुख्य कर्म। एक क्या होता है, मुख्य कर्म। और दूसरा क्या होता है, गौण कर्म। दूसरा क्या होता है दोस्तों, गौण कर्म। वापस से सुन लीजिए कि जब द्विकर्मक क्रिया का वाक्य आपके समक्ष लिखा हुआ हो तो आपके सामने जो 2 कर्म आएंगे, इन दोनों कर्मों में एक मुख्य कर्म होता है, दूसरा गौण कर्म होता है। हमें यह भी पहचानना आना चाहिए कि मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है। देखो इधर जरा, जो मुख्य कर्म होता है उसको और जो गौण कर्म होता है इसे हम कैसे पहचानेंगे, तो इनके अंतर करने के लिए आपको मैं हिंट दे देता हूँ, आपको मैं संकेतात्मक बिंदु बता देता हूँ कि जो मुख्य कर्म होता है उसे आप कैसे पहचानोगे। तो जो मुख्य कर्म होता है वह होता है क्रिया से ठीक पहले। कहाँ होगा, क्रिया से ठीक पहले। अब आपके जहन में फिर से एक सवाल क्लिक कर रहा है कि श्रीमान जी, पढ़ाना क्रिया से पहले पाठ भी लिखा हुआ है और पढ़ाना क्रिया से पहले ही छात्रों भी लिखा हुआ है, तो ये तो दोनों ही क्रिया से पहले हैं। मैंने कहा क्रिया से ठीक पहले।
ये ध्यान दीजिए शब्दों के प्रयोग पर। ठीक पहले मतलब जस्ट पहला, क्रिया पढ़ाना से जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है? पाठ। इसका मतलब पाठ शब्द यहाँ क्या है? मुख्य कर्म है। चलो मान लिया हमें यह बात याद नहीं रही तो भी चिंतित नहीं होना, क्रिया से ठीक पहले लिख दो, या आप कह सकते हो कि यह निर्जीव होता है। यह क्या होता है दोस्तों? निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव होता है। छात्रों और पाठ, इन दोनों में निर्जीव कौन हुआ? पाठ। तो यह पद आपका मुख्य कर्म होगा। मान लीजिए यह बात भी आप भूल जाते हैं तो अंतिम तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, कि जो मुख्य कर्म होता है द्विकर्मक क्रिया के वाक्यों में, तो वह विभक्ति रहित होगा। वह कैसे होगा? विभक्ति रहित होगा। जैसे कारकों की विभक्तियों की बात की जाए तो कर्म कारक के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? को जुड़ा हुआ है। तो को जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना, मुख्य कर्म के साथ को जुड़ा हुआ नहीं है। यह भी प्रश्न उठ जाता है मेरे विद्वान दोस्तों कि कब कब वाक्य में कर्म के साथ को जोड़ा जाएगा और कब कब वाक्य में कर्म के साथ को नहीं जोड़ा जाएगा। इन दोनों पहलुओं पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो कर्म कब जोड़ेंगे और कब नहीं जोड़ेंगे, यह बात बताने से पहले मैं इस बात पर एक बार पुनः प्रकाश डाल देता हूँ कि जो भी मुख्य कर्म होंगे तो मुख्य कर्म क्रिया से कहाँ होंगे? ठीक पहले होंगे। क्रिया से कहाँ होंगे? ठीक पहले होंगे। और दूसरी बात, ये निर्जीव होंगे। और तीसरी बात, ये विभक्ति रहित होंगे। ये विभक्ति रहित होंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब आता है गौण कर्म का नंबर कि गौण कर्म कैसे पहचाने। तो देखो, गौण कर्म जो होता है वह लिखा जाता है कहाँ पर? मुख्य कर्म से पहले। मुख्य कर्म से पहले। अब अगर आपके दिमाग में यह बात भी याद रह गई तो भी आप दोनों के जवाब दे सकते हो। इस लाइन को समझो, मुख्य कर्म से पहले होता है गौण कर्म। इसका मतलब द्विकर्मक क्रिया के वाक्यों में कर्म कितने होंगे? 2, और दोनों आगे पीछे हुए लिखे हुए होंगे। मुख्य कर्म से पहले, इसका मतलब कर्म से पहले लिखा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ हमारे वाक्य में 2 कर्म हैं और 2 में से एक पहले है, दोनों में से एक पहले है। ये लिखा हुआ है, मुख्य छोड़ दीजिए, इसमें मैं ये कह दूं कि यह कर्म से पहले है। यह कर्म से पहले है। थोड़ी देर इतना ही समझ लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये कर्म से पहले है। इसका मतलब 2 कर्म थे तो एक से तो पहले है, इस कर्म से तो पहले है। अगर आप इसको कर्म कहो तो इससे पहले थोड़ी होगा। दोनों कर्म हैं, इन दोनों में से पहले आया, इन दोनों में से इस कर्म से पहले यह है, इससे पहले थोड़ी है कोई, यह इसके बाद है, तो इस कर्म से पहले। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह कहाँ लिखा हुआ है? मुख्य कर्म से पहले। मान लीजिए यह बात याद नहीं रही तो आप इसको कह सकते हो कि यह सजीव या प्राणीवाचक होगा। यह क्या होगा? सजीव या प्राणीवाचक होगा दोस्तों, सजीव या प्राणीवाचक होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आती है वह आती है क्या? कि जो गौण कर्म होता है वह होता है विभक्ति सहित। वह कैसे होगा दोस्तों? वह होगा विभक्ति सहित होगा। कैसे होगा? विभक्ति के साथ में होगा। कहने का मतलब यह को विभक्ति सहित होगा। कर्म कारक की विभक्ति को लिखी हुई है, पहली बात लागू। दूसरी बात, छात्रों सजीव भी है, यह भी बात लागू। यह मुख्य कर्म से पहले लिखा हुआ है, यह भी बात लागू। तो अब मैं इसी उदाहरण में आपसे पूछ बैठूं कि बताइए, अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, द्विकर्मक क्रिया तो है, लेकिन मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है? तो आप बेझिझक कह देंगे कि छात्रों शब्द तो क्या है? मुख्य या गौण? मुख्य या गौण? तो आपके जहन में सदैव आंसर आएगा कि यह कौन सा है? गौण कर्म होगा। कौन सा होगा? गौण कर्म होगा। और पाठ क्या हो जाएगा आपका? मुख्य कर्म हो जाएगा। पाठ क्या हो जाएगा आपका? मुख्य कर्म हो जाएगा। मेरे अनुमान से यह बात आपके समझ में आ चुकी होगी दोस्तों कि द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में दोनों कर्मों के क्या होते हैं? अलग अलग नाम होते हैं। अलग अलग नाम होते हैं।
एक होता है मुख्य, दूसरा होता है गौण। कौन सा मुख्य है और कौन सा गौण है, यह आपने पहचानना सीख लिया। एक बार इस स्लाइड को देख लीजिए। अभी यह बिंदु पूरा नहीं हुआ है, अभी हम इसमें एक विशेष चीज और जानेंगे दोस्तों। अभी हमें यह जानना है कि को का प्रयोग कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। तो एक बार इस स्लाइड को देख लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। देखो, अब द्विकर्मक क्रिया के संदर्भ में हम जान चुके हैं, मुख्य कर्म और गौण कर्म हम जान चुके हैं। तो एक छोटी सी जुड़ती हुई बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, क्या कि को विभक्ति, कौन सी दोस्तों, को विभक्ति। को विभक्ति जो मूल रूप में कौन से कारक की है, कर्म कारक की है। कौन से कारक की है, कर्म कारक की है। ये कर्म कारक की जो को विभक्ति होती है, इस को विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, तो ध्यान रखना, यदि सजीव कर्म होता है, ऐसा कर्म होता है, सजीव कर्म होता है, तो सजीव कर्म के साथ हम सदैव को का प्रयोग कर सकते हैं। सदैव को विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। सदैव को विभक्ति लिखी जाती है। सदैव को विभक्ति लिखी जाती है। यह बात आपके समझ में आ चुकी होगी मेरे दोस्तों, कि यदि वाक्य का कर्म सजीव हुआ तो को विभक्ति लिखी जाएगी। एक आता है और एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, यदि बजाना या बढ़ाना, ये ध्यान रखना, ये क्या हैं, क्रियाएं हैं। ये क्या हैं, क्रियाएं हैं। इन दोनों क्रियाओं के साथ में भी कर्म यदि निर्जीव हो, कर्म निर्जीव होगा, कर्म निर्जीव होगा, तो इस कर्म निर्जीव होगा के साथ में भी आपके को विभक्ति लिखी जाती है। को विभक्ति लिखी जाएगी। यह बात ध्यान रखने की है। कहने का आशय यह हुआ कि यदि वाक्य में हमारे सजीव कर्म है तो इसमें कोई संदेह ही नहीं कि को विभक्ति का प्रयोग करना है या नहीं करना, तो आप निश्चित कह देंगे कि को विभक्ति लिखी जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात अगर हमारे आ रही है, वह क्या है, देखो, सजीव कर्म के साथ सदैव लिखना ही लिखना है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, देखो, छात्रों, सजीव कर्म है तो को लिखा हुआ है। लेकिन यदि इसके बाद हमने दूसरी बात जानी है, क्या, बजाना या कौन सी क्रिया हो, बढ़ाना। जैसे ढोल बजाया या ढोल को बजाया, दोनों के उदाहरण देखो। ढोल को बजाना या झगड़े को बढ़ावा दिया। मोहन ने झगड़े को बढ़ावा दिया। तो बजाना और बढ़ाना, इन दोनों क्रियाओं के साथ आपका जो कर्म है वह निर्जीव है, तो भी आपको संदेह नहीं करना। बजाना और बढ़ाना क्रिया के साथ आप निसंकोच होकर के निर्जीव कर्म के साथ भी को विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। को विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ यह को विभक्ति का सारा मामला आपके समझ में आ चुका होगा। अब हम और बात करते हैं इसी से संबंधित आगे। एक बार इस स्लाइड को गौर से देख लीजिए। अब देखो, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और आती है, ध्यान रखना। एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं आपके लिए। क्या, जैसे राजा ने, मैं ने लिख करके छोड़ देता हूं। 3 प्रकार के प्रश्न यदि पूछ लिए जाएं, इस वाक्य में काल जो होगा वह कैसा होगा, तो काल आपके जहन में सदैव कौन सा आएगा, काल सदैव आप इसमें भूतकाल लिखोगे। यदि इस वाक्य में आपसे क्रिया पूछ ली जाती है तो क्रिया सदैव सहकर्मक होगी। और यदि इसी वाक्य में आपसे वाच्य पूछा जाए तो वाच्य कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा। कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो राजा ने, आगे मैं लिख रहा हूं, गरीबों को कंबल दान
दिए। राजा ने क्या किया? दान दिया है। किसे दिया है? गरीबों को दिया है। और क्या दिया है? कंबल दिया है। गरीबों को क्या दिया? कंबल दिया। बार बार बोल रहा हूं, उस बात पे समझो। क्या दिया? क्या? कंबल। क्या? कंबल। क्या का जवाब जो भी आता है वह हम पहले से ही जानते हैं कि क्या का जो जवाब आएगा वह कर्म होगा। एक बात। दूसरी बात भी मेरे दोस्त सब जानते हैं कि को लिखा हुआ है, को विभक्ति किसकी? गरीब के साथ में लिखा हुआ है, अर्थात यह क्या है? कर्म है। क्यों? क्योंकि को विभक्ति कौन से कारक की है? कर्म कारक की विभक्ति को लिखी हुई है। यहाँ पर ने लिखा हुआ है और ने कौन से कारक की विभक्ति है? तो आप कह सकते हो कि ने तो कौन से कारक की विभक्ति है? कर्ता कारक की है। ने कौन से कारक की विभक्ति हो गई? कर्ता कारक की हो गई। और देना क्या है दोस्तों? तो देना है आपके यहाँ पर लिखी हुई क्या? क्रिया। देना क्या लिखी हुई है? क्रिया लिखी हुई है। वाक्य पुनः पढ़ें। राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। अर्थात बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको राजा ने कंबल दान दिए। सवाल मेरा क्या है वो जानिए। दिए गए वाक्य में क्रिया होगी एकर्मक, सकर्मक, तीसरा एक कर्मक और चौथा द्विकर्मक। बहुत ही पेचीदा प्रश्न बना दिया मैंने आपके सामने। दिए गए वाक्य में क्रिया कौन सी होगी? अब आप उस तथ्य पर जाएंगे जो हम पूर्व में जान चुके हैं। क्या? कि कर्ता के साथ ने लिखा हुआ है तो क्रिया सदैव क्या होगी? सकर्मक होगी। क्रिया सदैव क्या होगी? सकर्मक होगी। तो आपका जवाब यह हो रहा है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, अरे भाई सकर्मक तो है, लेकिन सकर्मक के भी भेद दे दिए। उदाहरण से समझो। जोधपुर है, उदाहरण लिखा हुआ है क्या? जोधपुर है। और जोधपुर है और विकल्प देखना, लिख दिया एशिया। बिल्कुल एशिया में ही है, बिल्कुल एशिया में है। लेकिन दूसरा विकल्प भारत भी लिख दिया। ये लो, बिल्कुल भारत में भी है। फिर तीसरा विकल्प और भी नज़दीक लिख दिया, क्या? राजस्थान। कहाँ लिख दिया? राजस्थान। अब तीनों विकल्प तो सही हैं, लेकिन इस शब्द के संदर्भ में सबसे नज़दीकी जवाब जो वह होगा उसे मान्यता दी जाएगी। अर्थात इसका जो फैक्ट जाएगा, अर्थात सभी मतों से हम कहें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत कौन से पर जाएंगे? राजस्थान पर। जवाब तीनों सही हैं, लेकिन ऐसी स्थिति जब आ जाती है कि एक से अधिक जवाब सही हो तो ज़्यादा नज़दीकी पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब आपके लाल बहादुर शास्त्री जी का भी नाम लिखा हुआ है और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी लिखा हुआ है, सरदार मनमोहन सिंह का नाम भी लिखा हुआ है और नरेंद्र मोदी जी का भी नाम लिखा हुआ है। नाम चारों हैं, चारों ही प्रधानमंत्री हैं। जवाब कौन सा होगा? नरेंद्र मोदी जी वर्तमान जो हैं, अर्थात सबसे नज़दीकी जो जवाब होता है उसे सही माना जाता है। यदि ये दोनों विकल्प थोड़ी देर के लिए मान लो हटा दिए जाते, यदि ये दोनों विकल्प मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हटा दिए जाते और यहाँ पर क्या लिखा होता? केवल सकर्मक और एक लिख दिया जाता अकर्मक। यहाँ दूसरा होता एक व दो दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उस स्थिति में आप सकर्मक कर सकते थे, लेकिन आपको प्रश्न पूछने वाले ने बड़ा दिमाग लगा करके प्रश्न दे दिया कि अकर्मक या सकर्मक पहचानो, तो आपने सकर्मक पहचान लिया। अब आगे आओ एक कर्मक या द्विकर्मक। यहाँ मेरे विद्वान दोस्त वही दिमाग लगाना शुरू करेंगे कि दिया क्रिया है, क्या दिया? कंबल एक कर्म, गरीबों दो कर्म, कर्म कितने हो गए? दो। और जब दो कर्म हैं तो जाहिर सी बात है आंसर कौन सा होगा? द्विकर्मक। फिर मैं कहूँ यह गलत हो गया। अब क्यों गलत हुआ? अब आज का जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो यही है दोस्तों कि ऐसी स्थिति में जब वाक्य में साफ साफ आपको दो कर्म लिखे हुए दिख रहे हैं, फिर भी आप एक ही कर्म मानोगे
तो क्यों मानोगे, यह जानना बेहद आवश्यक है। तो ध्यान दीजिए, यदि वाक्य में दान, पुरस्कार, उपहार, इनाम, भेंट, दान, पुरस्कार, उपहार, इनाम या भेंट आदि का भाव होता है। ये क्या है? भाव हैं, फीलिंग्स हैं। किस भाव से हम किसी को कौन सी चीज दे रहे हैं, यहां पर किस भाव में दिया गया है? दान दिया गया है। तो इसे और अच्छे से समझो, इसे हम और अच्छे से समझेंगे कि यदि वाक्य में क्रिया क्या हो? देना क्रिया हो। यदि वाक्य में क्रिया क्या हो दोस्तों? देना। देने के संदर्भ में हम दो चीजें दे सकते हैं। क्या? एक तो वह जो सही है और एक वह जो सही नहीं। एक तो सही चीज किसी को दी जाती है और एक सही नहीं किसी को। यदि किसी को हम नशा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ऐसी चीज देना सही नहीं है। यदि हम किसी को खाद्य सामग्री दे रहे हैं, किसी को किसी विपदा या महामारी के समय भोजन खिला रहे हैं, किसी अन्य प्रकार से उसकी सहायता कर रहे हैं, आर्थिक लाभ उसको दे रहे हैं, सही है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सही नहीं है और सही है। अब सही चीज़ें होती हैं, उसमें भी फिर दो शर्तें लागू हो गई। क्या? एक तो ऐसी चीज़ जो वापस लेंगे, एक तो ऐसी चीज़ है जो वापस लेंगे और एक ऐसी चीज़ है जो वापस नहीं लेंगे, वापस नहीं लेंगे। यहां भी वही दो शर्तें लागू होंगी। क्या? सही नहीं है लेकिन वापस लेंगे, वापस लेंगे। जैसे कि कोई मादक पदार्थ का सेवन हम भी कर रहे हैं, किसी साथी से भी करा रहे हैं, मैंने भी लिया, उनको भी दिया, उन्होंने भी लिया, मुझे दे दिया, तो दे करके वापस लेना। और एक ऐसा होता है जो वापस नहीं लेंगे, वापस नहीं लेंगे या नहीं लेना चाहते, वापस नहीं लेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ होती है, उसे जानिए। जैसे मैंने कहा, किसी को हम श्राप या बद्दुआ दे रहे हैं तो सही नहीं है, सही नहीं है। दिया तो जा रहा है लेकिन सही नहीं है। और उसके साथ शर्त है वापस भी नहीं लेंगे। ऐसे थोड़ी ना चाहेंगे कि हम जिसे बद्दुआ या श्राप देंगे वह भी हमें बद्दुआ या श्राप दे, नहीं चाहेंगे। तो ऐसी चीज़ जो दी जाती है लेकिन सही नहीं हो, इन दोनों का हमें ध्यान नहीं रखना है। हमें क्रिया के संदर्भ में, द्विकर्मक क्रिया में एक विशेष तथ्य जो याद रखना है दोस्तों, वह क्या है, उस पर जरा गौर करना कि यदि वाक्य में देना क्रिया हो, देने के संदर्भ में कोई सही चीज़ दी जाती है और वह वापस नहीं ली जाए, बहुत अच्छे से समझना। यह कड़ी जोड़ दी है मैंने, ये लो। ऐसी कोई चीज़ है जो देना क्रिया के संदर्भ में है, सही चीज़ है और वापस नहीं ली जाएगी। जैसे आप किसी को पैसे देंगे तो सही है देना, उधार दे रहे हैं तो वापस भी लेंगे। धोबी को कपड़े दिए, दे रहे हैं, सही है, वापस भी लेंगे, दे रहे हैं, सही है, वापस भी लेंगे। किसी को बात करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन देंगे, सही है, वापस भी लेंगे। लेकिन यदि आप बताइए, क्या किसी को दान दिया वापस लेंगे? नहीं। किसी को पुरस्कार दिया वापस लेंगे? नहीं। उपहार, इनाम या भेंट दी वापस से लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो यदि वाक्य में देना क्रिया हो और देने के संदर्भ में दान, पुरस्कार, उपहार, इनाम या भेंट आदि का भाव होता है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में गौण कर्म को संप्रदान कारक माना जाता है। ऐसी स्थिति में गौण कर्म को क्या माना जाता है दोस्तों? संप्रदान कारक मान लिया जाता है। जबकि वाक्य में कर्म के साथ को लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से जानो इस बात को। वाक्य में कर्म के साथ को लिखा हुआ है, कर्म कारक की विभक्ति लिखी हुई है, उसके बावजूद भी हम उस गौण कर्म को क्या मान रहे हैं दोस्तों? संप्रदान मान रहे हैं। गौण कर्म को क्या मानेंगे?
संप्रदान मानेंगे। क्या मानेंगे? संप्रदान मानेंगे। अर्थात इस वाक्य में अब आपसे मैं पूछूं कि दो कर्म दिए हुए हैं, कर्म एक कर्म दो, दोनों कर्मों में मुख्य कर्म कौन सा है? तो मुख्य कर्म के लिए अभी अभी हमने जाना कि मुख्य कर्म जो होता है वह कहाँ लिखा होता है? क्रिया से ठीक पहले निर्जीव और विभक्ति रहित होता है। क्रिया से ठीक पहले निर्जीव और विभक्ति रहित, क्रिया से ठीक पहले है, निर्जीव और विभक्ति रहित है। तो यह तो कौन सा हो गया दोस्तों? मुख्य कर्म। यह कौन सा हो गया? मुख्य कर्म। और दूसरा कौन सा रह गया? गौण कर्म। दूसरा कौन सा रह गया? गौण कर्म। अब अपवाद का जो नियम है, विशेष नियम जो है वह क्या कह रहा है कि यदि दान, उपहार, पुरस्कार, इनाम या भेंट अर्थात देना क्रिया के संदर्भ में इनमें से किसी भी चीज का भाव होता है, किसी भी चीज के संदर्भ से कोई चीज दी जा रही है, इनमें से किसी भाव में कोई चीज दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम सदैव कर्म कौन सा? गौण मानेंगे। क्या? संप्रदान। और संप्रदान कारक मान लिया दोस्तों। पूर्व की कक्षा की बात याद कीजिए कि एक वाक्य में एक से ज़्यादा कारक हो सकते हैं, लेकिन एक ही स्थान पर दो नहीं हो सकते। अब आपने इस गौण कर्म को क्या मान लिया? संप्रदान मान लिया। क्या मान लिया? संप्रदान मान लिया। तो बताओ, यह तो कर्म रहा ही नहीं। तो कर्म हमारे पास कितने रह गए? एक। कर्म हमारे पास कितने रह गए? एक। तो यह तो कर्म रहा ही नहीं, तो यह तो क्या हो गया दोस्तों? संप्रदान कर्म कितना रहा? एक। तो जवाब क्या हो जाएगा? एक कर्मक क्रिया। जवाब क्या हो जाएगा? एक कर्मक क्रिया। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? एक कर्मक क्रिया जवाब सही होगा। समझ में आ चुका होगा, मेरा मानना है। यह तथ्य आप बहुत अच्छे से जान पाए हैं कि यदि वाक्य में देना क्रिया हो और देने के संदर्भ में दान, पुरस्कार, उपहार, इनाम या भेंट दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में गौण कर्म को संप्रदान कारक माना जाता है। गौण कर्म को संप्रदान कारक मान लिया जाता है, अर्थात क्रिया एक कर्मक होगी। अर्थात क्रिया एक कर्मक होगी। इस तथ्य को भी यदि आप परिभाषा के शब्दों में लिखना चाहें तो हम यहाँ पर एक तथ्य लिख सकते हैं, विशेष नोट डाल करके। क्या? कि यदि वाक्य में देना क्रिया हो, यदि वाक्य में देना क्रिया हो और देने के संदर्भ में दान, पुरस्कार, उपहार, भेंट, इनाम आदि का भाव हो, तो गौण कर्म को क्या मान लिया जाएगा दोस्तों? संप्रदान माना जाता है। गौण कर्म को संप्रदान माना जाता है। अर्थात क्रिया एक कर्मक होगी। अर्थात क्रिया क्या होगी? एक कर्मक होगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ दो बातें आपको सदैव याद रखने की हैं। वो क्या हैं दोस्तों? यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है देना क्रिया के संदर्भ में, तो ही आपको इस तथ्य को याद करना है। यदि देना क्रिया के अलावा कोई स्थितियाँ आ जाती हैं, देना क्रिया के अलावा कोई भी द्विकर्मक क्रिया का वाक्य आए, तो आपको उस स्थिति में भ्रमित होने की आवश्यकता कदापि नहीं है। आपको केवल यह विशेष तथ्य कब याद करना है? जब देना क्रिया हो और देना क्रिया के संदर्भ में भी दान, पुरस्कार, उपहार, भेंट या इनाम का भाव मिलता है। तो यदि आ जाए सजा या दंड का भाव मिल जाए,
तो उस स्थिति में भी हम किसी को सजा दे रहे हैं तो सही है, उसके अपराध के लिए उसको सजा देना सही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम उसको वापस नहीं लेंगे, बिल्कुल उसको वापस भी नहीं लेंगे। तो जब दी भी जा रही है, सही नहीं है, लेकिन हम उसको वापस भी नहीं लेंगे। किसी को सजा देना उसके कार्य के लिए तो सही है, हम उसको वापस भी नहीं लेना चाहें। किसी भी न्यायाधीश ने मृत्युदंड सुना दिया, मृत्यु की सजा सुना दी। अब मृत्यु की सजा सुनाने के बाद वो ये थोड़ी अपेक्षा करते हैं कि जिस अपराधी के लिए या जिस अपराध के लिए अपराधी को मैंने सजा सुनाई वह भी बदले में मुझे सजा सुनाए। तो स्थिति तो एक जैसी ही है, देना भी है, सही भी है और वापस भी नहीं लेना चाहते, लेकिन वहाँ द्विकर्मक ही क्रिया होगी। अभी हम उसकी बात करते हैं। एक बार आप इस स्लाइड को गौर से देखिए। स्थिति क्या है समझो दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखा, क्या राजा ने चोर को मृत्युदंड सुनाया या दिया। राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया। ध्यान रखना, राजा ने करता है, राजा ने करता है दोस्तों। चोर को यहां पर को लिखा हुआ है, इसका मतलब कर्म। क्या मृत्युदंड, क्या मृत्युदंड, यह भी कर्म है। कर्म कितने मिल गए? 2। तो जवाब क्या कहेंगे? द्विकर्मक। अब आपके जहन में प्रश्न आ गया कि सर आपने पूर्व कथन में यह कहा है कि जब ऐसी स्थिति हो कि देना क्रिया हो, सही चीज दी जा रही है और वापस नहीं ली जा रही। ध्यान दीजिए, अपराधी को अपराध के लिए सजा देना सही है और वापस नहीं ले रहे, तो स्थिति तो एक जैसी हो गई। तो इसे आप द्विकर्मक क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों द्विकर्मक मैं इसलिए कह रहा हूं, हमें यह कथन भी याद रहना चाहिए कि यदि वाक्य में पुरस्कार का भाव, उपहार का भाव या भेंट इनाम या दान का भाव नहीं मिले तो हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप बताइए, यहाँ पर दंड या सजा वाली स्थिति है और दंड या सजा की स्थिति में इसे द्विकर्मक ही मानेंगे। जो आपका गौण कर्म है, यहाँ पर गौण कर्म को आप संप्रदान नहीं कहोगे। गौण कर्म को हम यहाँ संप्रदान नहीं कहेंगे दोस्तों। गौण कर्म यहाँ पर गौण कर्म का गौण कर्म ही रहेगा, कर्म कारक ही रहेगा। और जब यह भी कर्म कारक है, यह भी कर्म कारक है, तो हमें यदि 2 कारक कर्म मिल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप इसे द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया कह देंगे। द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया कहेंगे। यह वाली बात भी आज समझ में आ चुकी है दोस्तों। तो यह आज जो हमने अभी की कक्षा में सारी बातें जानी वो किससे संबंधित थी? सबसे पहले हमने दोस्तों देखो क्या जाना है। सबसे पहले हमने दोस्तों आज जो तथ्य लिए वो किसका लिया है? सबसे पहले आज के तथ्यों में देखो हम आरंभ कर चुके थे सहकर्मक क्रिया के भेदों से। कहाँ से आरंभ कर रहे थे? सहकर्मक क्रिया के भेदों से। और सहकर्मक क्रिया के जो 2 भेद थे उसमें हम एक कर्मक और उसके बाद हमने दूसरा जाना कौन सा? द्विकर्मक। द्विकर्मक का भी हमने जो दूसरा नाम दिया वह क्या दिया? बहुकर्मक। फिर बहुकर्मक में भी हमने विशेष चीज क्या जाने? मुख्य कर्म और गौण कर्म। फिर उसके बाद हमें एक महत्वपूर्ण बात का और पता चला और वह महत्वपूर्ण बात क्या चली? बात दान उपहार का भाव। दान उपहार का भाव ऐसी स्थिति में क्या माना हमने? संप्रदान कारक।
तो 2 कक्षाओं में, पिछले इन 2 दिवसों में या पिछली 2 कक्षाओं में हम सारी बातें क्या क्या जान चुके हैं कि क्रिया क्या होती है, इसके प्रकार कैसे होंगे, कौन से आधार पर, अर्थात कर्म के आधार पर इसके जो 2 प्रकार हैं, अकर्मक क्या होगा, सकर्मक क्या होगा, फिर सकर्मक क्रिया के जो 2 भेद हैं, इन दोनों भेदों को हम किस तरीके से जानेंगे। जैसा कि हमने 2 कर्मों को बांटा था, क्या क्या, एक नाम आपके सामने आ गया था एक कर्मक, दूसरा नाम क्या आ गया था, द्विकर्मक दोस्तों। तो जो द्विकर्मक नाम हमारे पास आया था, इसमें हमने जानकर सारी बातें समझते हुए अंत में हम यह बात तक भी जान चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह सारा बिंदु आपके समझ में आ गया होगा। अब हम अगली कक्षा में बात करेंगे क्रिया को बांटने का अगला आधार, प्रयोग व संरचना के आधार पर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।